यहाँ पे सेड नेट का भी यूज किया है जी, और आपने यहाँ बिना सेड नेट का उपयोग किया है जी, दोनों नॉन ग्राफ्टेड टमाटर है। जी हाँ। तो पांडे जी, इसका कारण क्या है? आपने दोनों अलग अलग आधे आधा में क्यों ऐसा किया? छोटे किसान के लिए तो दिक्कत जाएगा कि अनुदान में आसानी से मिल जाता नहीं, है। और बाद मैंने वैज्ञानिक ढंग से खेती की। जी, क्या आपने कभी सोचा है कि नॉन ग्राफ्टेड टमाटर की खेती में ग्रीन शेड नेट का कितना बड़ा रोल हो सकता है? आधे खेत में ग्रीन शेड नेट और आधे में खुला एरिया जहां बिना शेड नेट के एक युवा किसान ने अनोखा प्रयोग किया। यह वीडियो आपको बताएगा कौन सा तरीका देता है सबसे बेहतरीन उत्पादन और फायदा। अगर आप किसान हैं या खेती में दिलचस्पी रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। अंत तक देखें क्योंकि आखिर में आपको बताएंगे इस तकनीक से होने वाले फायदे और कुछ जरूरी टिप्स। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले और वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। समृद्ध होगा किसान, समृद्ध होगा स्वदेश। आज हम आए हैं फिर से टमाटर की खेत में और आज हम आए हैं सहसपुर लोहारा गांव में, जो कि तहसील भी है और ये कबीरधाम जिला में स्थित है। और आज हम हैं आदेश पांडे जी के साथ। आदेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इतना अच्छा टमाटर की खेती की है कि लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित है। आसपास के लोगों से आपसे जानकारी मिली तब हम आज यहाँ पे आए हैं और आपके टमाटर खेत को देख रहे हैं। आपने जो इतनी अच्छी क्वालिटी लाई है, इसका राज जानने के लिए आया ताकि और किसान भाई भी इसका फायदा उठा सकें। आदेश पांडे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आदेश पांडे जी, सबसे पहले आपने खेत के बारे में बताइए कि आप कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं? मैं पिछले 3 सालों से खेती कर रहा हूँ। मैं टमाटर की खेती लगभग 3 एकड़ में कर रहा हूँ और साइड में जो है 2 एकड़ में मैं केले की भी खेती कर रहा हूँ। अच्छा, टोटल 5 एकड़ में। 5 एकड़ में। और इसके अलावा दूसरे फसल भी उसके कर अलावा रहे हैं? दूसरी फसल भी है मेरे पास। मैं पैतृक ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है मेरे, मतलब पैतृक ज़मीन लगभग 50 एकड़ के आसपास है। जी, उसमें 5 एकड़ पे मैं निजी भूमि पे अपने जो है टमाटर और उद्यानिकी में और भी फसलों की खेती करता हूँ। जी। तो 5 एकड़ में तो आपको उद्यान की फसल हो गया, बाकी में आप गेहूं, चना, जी, धान इस टाइप के जी। बाकी जो प्रयोग कर। फसलें हैं उनको उत्पादन करता हूँ मैं। तो आप ये परंपरागत खेती का उपयोग कर रहे हैं कि आज कृषि वैज्ञानिक खेती का उपयोग कर रहे हैं? नहीं, मैं कृषि वैज्ञानिक तरीके से ही खेती करता हूँ। तो सु सबसे पहले पांडे जी, आपका परिचय बता दीजिए कि आपने क्या पढ़ाई करी, उसके बाद आपने कैसे इस एग्रीकल्चर के फील्ड में आया। जी सर। मेरा नाम आदेश कुमार पांडे है। जी, मैं कृषि में स्नातक हूँ। जी, मैंने 2015 में अपनी डिग्री कंप्लीट की। डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है मैं खेती से, मतलब शुरू से मेरा लगाव रहा है। मेरे जहाँ पैतृक संपत्ति में पिताजी भी खेती से लगाव रखते थे। उनके बाद मैं खुद खेती में आ गया और पहले परंपरागत ढंग से खेती की जाती थी। जब मैंने जी, पढ़ाई करके इस फील्ड पे उतरा, उसके बाद मैंने वैज्ञानिक ढंग से खेती की। जी, क्योंकि चूँकि मेरे और भी जो साथी और सहयोगी हैं, वो लोग कृषि फील्ड से जुड़े हुए हैं, कृषि विस्तार अधिकारी और अन्य, तो उनके मार्गदर्शन में मैंने फिर वैज्ञानिक खेती स्टार्ट की। जी। तो आज आपके खेत की जानकारी लेके बहुत सारे किसानों को लाभ होगा। जी सर, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने आपके फार्म का नाम क्या रखा है? मेरे फार्म का नाम श्री राधा कृष्णम एग्रो फार्म। ये भगवान के नाम से रिलेटेड जी, है? भगवान के नाम जी, से जी, रिलेटेड जी, है। जी। तो खेती की यात्रा आपके मतलब बचपन से ही रही है? जी हाँ, बचपन से ही रही है। शुरू से पिताजी भी खेती से जुड़े हुए थे। पेशे से शिक्षक थे, लेकिन वो खेती से लगाव रखते थे, तो उन्हीं से ही मुझे ये चीज़ें सीखने को मिली है। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि आपका टमाटर चुनने का ही क्या कारण है? टमाटर चुनने का कारण ये है कि मैं शुरू से एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया था। मुझे पता है कि टमाटर में देख-रेख कैसे करना है और टमाटर के बारे में ज़्यादा, मतलब इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी है मेरे को। जी, इसलिए मैंने टमाटर का ही चुनाव किया। अच्छा। तो टमाटर का चुनने का कारण ये है कि आपका लगाव इसके प्रति अच्छा है, जी हाँ, लगाव जानकारी अच्छा अच्छा है। है और साथ ही मार्केट वैल्यू इसकी जो उत्पादन है, और कम समय में जो है अच्छा लागत और अच्छा उत्पादन मिल जाता है इसमें। जी, तो आपने ये कौन-सी वैरायटी चुनी? ये सिजेंटा कंपनी की साहो वैरायटी है। 3251। जी हाँ, TO 3251। तो इसका चुनने का कारण क्या था? ये जो टमाटर है, इसकी मार्केट डिमांड काफ़ी अच्छी है और इसका, मतलब जो रेट है मार्केट में, बाकी टमाटर की अपेक्षा इसका रेट अच्छा मिलता है, इसकी क्वालिटी अच्छी आती है, उत्पादन इसका जो है बाकी टमाटर की अपेक्षा काफ़ी अच्छी है। जी, तो ये आपने नर्सरी बनाया था कि कहीं से नर्सरी परचेज़ नहीं, किया है? मैंने नर्सरी परचेज़ किया था। कहाँ से परचेज़ किया? चौड़ा बाग रायपुर से। अच्छा, तो चौड़ा बाग रायपुर से ये क्या पड़ गया आपको पर कॉस्ट? ₹1.60 पड़ी थी मुझे, 1 प्लांट का रेट लगभग। एक प्लांट का रेट ₹1.60 जी। पड़ा। जी, तो इसमें आपने बेड से बेड की दूरी क्या रखी थी? बेड से बेड की दूरी मेरी 4 फीट है। अच्छा, और पौधे से पौधे की दूरी? 1 फीट। अच्छा, तो इसका कुछ कारण? साइंटिफिक ढंग से जो है खेती करने के लिए एक आइडियल साइज़ है ये। अच्छा, जिससे उत्पादन अच्छा मिलता है, प्रॉपर इरिगेशन, एरेशन
और आने-जाने में सारी चीज़ें सुविधाएँ प्रॉपर रहती हैं, ये जी। साइट पे मेंटेन करने से। तो 1 एकड़ में आपको कितने पौधे लग गए? लगभग 9000 के आस-पास पौधे हमने लगाए। 9000 पौधा लग गए। जी। तो अगर जैसे हम कम पौधा लगाते हैं या ज़्यादा पौधा लगाते हैं तो उत्पादन में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? जी हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर साइंटिफिक ढंग से खेती करते हैं, अगर इसमें मतलब जो आपकी प्लांट डेंसिटी है, वो काफ़ी मायने रखती है। अगर जी, आप ज़्यादा घना भी लगा देते हैं या ज़्यादा पतला भी करते हैं, तो उत्पादन में से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जी। तो इसमें आपने टीपी कब किया था इसका? इसका टीपी मेरा हुआ था 25 अगस्त को, 25 25 अगस्त अगस्त को? 2024। जी। तो आपने 25 अगस्त को इसका टीपी किया, उसके बाद ये हार्वेस्टिंग में कब आया? कितना दिन लगभग लग गया? 65 दिन के बाद ये हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है इसमें, चूँकि इस बार मौसम ने साथ नहीं दिया, इसकी वजह से थोड़ी-सी देर से हार्वेस्टिंग शुरू हुई है। मतलब 65 दिन की जगह लगभग 70 से 75 दिन के आस-पास ही स्टार्ट हो गया था ये। अच्छा, पहला तोड़ाई कितना कैरेट निकल गया था? पहला तोड़ाई लगभग मैंने 35 कैरेट के आस-पास किया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसमें रेट भी उस मार्केट समय रेट भी अच्छा था। बहुत अच्छे थे। जी। ये अवधि क्या रहता है टमाटर के खेत का? टमाटर की देख-रेख के ऊपर डिपेंड करता है, लगभग 8 से 9 माह लगभग रह जाता है टमाटर, अगर अच्छे से अगर इसकी देख-रेख की जाए तो। तो सबसे मेन क्वेश्चन कि इसकी मतलब अगर हमको टमाटर खेती करना है, किसी किसान भाई को टमाटर खेती करना है, वो भी साहो वैरायटी करना है, तो इसके खेत की तैयारी कब करना चाहिए? कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? बारिश शुरू होने से पहले अगर खेत की तैयारी करके अगर बेड्स तैयार कर लिए जाएँ, तो जी, काफ़ी अच्छा समय रहता है। और अगर मल्चिंग और ड्रिप विप अगर समय से पहले बिछा लिया जाए, जी, क्योंकि चूँकि बारिश अगर हो जाती है, उस समय पे बेड बनाना, ड्रिप बिछाना या मल्चिंग करना, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। तो एक अच्छा समय ये रहता है कि जून में अगर आप तैयारी कर लें, तो बहुत बेहतरीन समय रहता है। जून में तैयारी करके रख लें, तो बहुत अच्छा उपयुक्त समय रहेगा। तो खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए जिससे उत्पादन में मतलब बढ़ोतरी हो सके? किसान भाई जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं, उसके जी, अपेक्षा अगर शुरुआती ही तरीके में मतलब गहरी जुताई करके खेत को कम जी, से कम 8 से 15 दिन छोड़ देना चाहिए, ताकि जिससे इसमें जो कीड़े-मकोड़े ये सब चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। जी, उसके बाद जो है आप रोटावेटर चला के मिट्टी को भुरभुरा कर लें। जी, भुरभुरा करने के बाद इसमें बेड्स बना लेते हैं, बेड राइज़र की सहायता से जी। बेड्स बना लेते हैं। लोग कॉमन किसान जो है दूसरे तरीके से बेड्स बनाते हैं लेबर की सहायता से, लेकिन वो उतना परफेक्ट नहीं होता। तो ज़्यादा अच्छा बेड राइज़र राइज़र की सहायता से अपन जो है बेड्स तैयार कर लेते हैं। उसके बाद ड्रिप बिछा के उसमें मल्चिंग बिछा देते हैं। तो इसमें जैसे अगर बेड बनाते तो उस समय पानी का भराव ना हो उसके लिए अपन कुछ ढाल-वाल बनाते जी हैं हाँ, क्या? ढाल बनाते हैं। खेत की ढाल जिस दिशा में अपन जगह छोड़ते हैं लास्ट में, जो बेड्स तैयार होते हैं सबके अंतिम छोर पे, उस जी, जगह पे नाली बनाया जा सकता है, जी। जिससे पानी का रुकाव ना हो। तो ढाल बनाना पड़ेगा, यहाँ से ढाल बनाना पानी बह पड़ता के है। उस नाली में चला जाए। जी। जी, इसमें समतलीकरण करना पड़ता है क्या? समतलीकरण करना पड़ता है, हल्की ढाल वाली भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है। जी, तो जैसे इसमें आपने बताया मल्चिंग और ड्रिप का उपयोग कर रहे हैं, जी हाँ। तो मल्चिंग का उपयोग करने का कारण क्या है? क्या फ़ायदे हैं मल्चिंग का उपयोग करने से? मल्चिंग के उपयोग करने से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। मल्चिंग जो है इसमें उगने वाले खरपतवारों को उगने से रोकता है। साथ ही इसमें जो है वाटर जो एब्ज़ॉर्प्शन यानी आपका जो पानी का रुकाव है, वो काफ़ी अच्छा रहता है। और इसमें उत्पादन में काफ़ी फ़र्क आता है। आप नॉर्मली जो खेती करते हैं वो और मल्चिंग से की गई खेती दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। अच्छा, और ड्रिप पाइप से क्या फ़ायदा हो जाता है? ड्रिप पाइप से ऐसा है कि फर्टिलाइज़ेशन करने पे आपका वाटरिंग के लिए भी और सारी चीज़ों के लिए ड्रिप उपयुक्त है। क्योंकि फर्टिलाइज़र देने के लिए इतने बड़े खेत में काफ़ी सारे प्लांट्स लगे रहते हैं। एक बार में क्या कहता है टमाटर पे ड्रेंचिंग काफ़ी मायने रखती है। जी, अगर शुरुआती स्टेज में ही अगर आप इसमें ड्रेंचिंग नहीं करते हैं, तो टमाटर में नाना प्रकार के रोग आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आपके पास ड्रिप की सुविधा है तो उससे आप ड्रेंचिंग आसानी से ड्रिप के माध्यम से भी फर्टिलाइज़र और दवाइयाँ दे सकते हैं। इसमें आपने जो ड्रिप लगाया सिंगल लाइन है कि डबल लाइन है? सिंगल लाइन ड्रिप लगी हुई है। इसमें डबल लाइन की ज़रूरत नहीं है? डबल लाइन टमाटर में डबल लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। जी, तो इसमें आपने जो टमाटर लगाया है वो ग्राफ्टेड लगाया कि नॉन ग्राफ्टेड लगाया है? नॉन ग्राफ्टेड टमाटर है। तो ग्राफ्टेड में ज़्यादा उत्पादन आता है कि नॉन ग्राफ्टेड में? ग्राफ्टेड में ज़्यादा उत्पादन रहता है। अच्छा, लेकिन आपने नॉन ग्राफ्टेड लगाया क्योंकि यहाँ पे विल्ट की समस्या नहीं है। जी। जी, जब आपने खेत तैयारी करी ड्रिप और मल्चिंग लगाने से पहले बेसल डोज़ डाला था आपने? जी हाँ, मैंने तो बेसल डाला बेसल था। डोज़ क्या-क्या दिया था? शुरुआत में हमने डीएपी और यूरिया और पोटाश को मिक्स करके इस पे बेसल डोज़ दिया था। जी, तो डीएपी, यूरिया और पोटाश की मात्रा क्या रखे थे आपने? शुरुआती समय में हमने एक-एक बैग सारी चीज़ों को मिक्स किया था, प्रति एकड़ के हिसाब प्रति से? एकड़ के हिसाब से। अच्छा, और इसमें इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट, ह्यूमिक कुछ डाले थे क्या आपने? माइक्रो न्यूट्रिएंट जब हमने टीपी कर लिया उसके बाद हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट और जो बाकी की शेष मात्रा थी वो हमने टीपी के बाद दी। बेसल के रूप में ही? जी हाँ। जी, तो इसकी जो बेसल हम डाल रहे हैं वो एक ही बार डालना पड़ता है कि आगे 1-1 महीना, 2-2 महीने के गैप में डालना चाहिए? नहीं, अंतराल में डलता है वो पौधे की अवस्था देख के? अवस्था के हिसाब से। अच्छा, आपने ड्रिप पाइप का उपयोग किया, आपने मल्चिंग पाइप का उपयोग किया, तो ड्रिप प्रति एकड़ कितना खर्चा आ जाता है? ड्रिप लगभग 35 से 40 हज़ार के आस-पास 1 एकड़ में लगभग खर्चा आ जाता है। और मल्चिंग में? मल्चिंग में भी डिपेंड करता है कि आपके बेड्स की साइज़ क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी 1 एकड़ में लगभग 10 रोल के आस-पास लग ही जाते हैं। तो मल्चिंग में आपने सॉरी बेड का आपने हाइट क्या रखा? बेड मेरा 1 फीट का हाइट का है। 1 फीट का हाइट जी। रखा। इसमें आपने जो ये बाँस का उपयोग किया है यानी मचान पद्धति का उपयोग किया है, जी।
तो इसका करने का कारण कैसे, क्या बेनिफिट होता है? इससे टमाटर की आप जो लाइफ साइकिल है वो काफी लंबे समय तक सकते हैं। नॉर्मल जो टमाटर, अगर टमाटर गिर जाता है तो वो जी, ज्यादा लंबे समय तक इसको नहीं रख पाएंगे। अगर आप इस विधि से खेती करते हैं तो उसको काफी लंबे टाइम तक रखा जा सकता है। प्लस इसमें तोड़ने में, आने जाने में, कृषि कार्य करने में, सारी चीजों में दिक्कत नहीं होती है। इसमें आपने ये जो तार लगा है इसको पेट वायर पेट बोलते वायर हैं। बोलते हैं, जी और यहाँ पे नीचे में 9 नास का तार लगा है। जी हाँ। तो इसका कुछ कारण है क्या, ऊपर पेट वायर नीचे 9 नास तार देने शुरू का? में इसका सपोर्ट ज्यादा रहता है, इसलिए हम लोगों ने इसका काला वाला यूज करना है। प्लस इसकी अपेक्षा इसकी लाइफ ज्यादा होती है, जी कम मतलब शुरू में कॉस्टिंग ज्यादा होती है, जी। लेकिन ये आपका लाइफ ज्यादा रहती है इसकी। आपने इसमें सुतली का भी उपयोग किया है टमाटर ना गिरे करके? जी, टमाटर की बंधाई एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर टमाटर की बंधाई नहीं की जाती, तो टमाटर काफ़ी ज़्यादा कंसा देने से इधर-उधर फैल जाएगा, गिर जाएगा। अगर टमाटर नीचे गिरता है, तो उसमें से रोग बीमारी आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें तो लोड भी ज्यादा आता होगा, क्योंकि जी हाँ। टमाटर का जैसे आपके यहाँ प्रोडक्शन दिख रहा है, जी। उस हिसाब से समझ में आ रहा है कि लोड बहुत ज्यादा है, और उस लोड को संभालने के लिए आपने इसका उपयोग किया है। जी हाँ। जी, तो इसमें लागत कितना आ जाता होगा, अगर हम लकड़ी को ले लें, रस्सी को ले लें, इन सब का लागत एक मोटा-मोटी एवरेज? सारी चीज़ों को अगर टमाटर पे खर्चे की बात की जाए, तो लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए एकड़ के आसपास लगभग खर्चा आ ही जाते हैं जी, इसमें। जी, जी, जी। 1 एकड़ में आपको बाँस कितना लग गया? लगभग 1600 टुकड़े के आसपास लगे थे, 6 फीट हाइट के। अच्छा, और उसका एक बाँस का कीमत क्या पड़ गया? ₹20 एक बल्ली का कीमत है। अच्छा, अच्छा। तो ये कहाँ से लाए थे बाँस आप? ये जो है लोकल बाँस डिपो से उपलब्ध हो जाता है। जी। अच्छा, और जैसे तार रस्सी आपने लगाया तो मोटा-मोटी इसमें कितना खर्चा आ गया होगा? ये प्रति किलो के हिसाब से रस्सी का जो मिलता है, ₹100 प्रति किलो के हिसाब से ये रस्सी मिलती है। जी। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, जो किसान भाई भी जानना चाह रहे होंगे, कि इसमें आपने खाद का शेड्यूल कैसे दिया, जब शिशु अवस्था था, उसके बाद जब फूल अवस्था में आया, और जब फल का अवस्था चल रहा है तब? जी। शुरुआती अवस्था में हमने जो है इस पे ड्रेंचिंग से शुरू किया था। जब हमने टीपी किया, टीपी करने के बाद इसमें हमने सबसे पहले दिन या दूसरे दिन ही इसकी ड्रेंचिंग की थी। इसमें जो है माइक्रो जो आपके वाटर सोल्यूबल खाद आते हैं, उसकी इसमें ड्रेंचिंग की गई थी। और ह्यूमिक एसिड के साथ 12-61 की ड्रेंचिंग, पहली ड्रेंचिंग मेरे द्वारा की गई थी। जी, उसके 1 महीने के बाद मेरे द्वारा दोबारा से इस पे फिर ड्रेंचिंग की गई। जी, उसके बाद फिर 1 महीने का जब ये टमाटर हो गया था, 1 महीने के बाद इसमें हमने फर्टिलाइज़र शेड्यूल स्टार्ट किया था। जी, उसके बाद जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाता है, उस समय हमने इसको एक बार बेसल डोज़ भी दिया था, और उसके बाद लगातार आप ड्रिप के माध्यम से हमने इसमें फर्टिगेशन जारी रखा। जी। और अभी फल की अवस्था में? फल की अवस्था में भी इसमें फर्टिगेशन अपना चलते ही रहता है। जी। तो फल की अवस्था में अच्छा फल का क्वालिटी आए, उसके लिए क्या खाद का उपयोग कर रहे हैं आप? इसमें हमने 0050 का स्प्रे किया था, बोरॉन का स्प्रे किया था, और काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं, उसका स्प्रे इसमें किया था। टमाटर में सिंचाई का क्या महत्व है, जब फूल की अवस्था है, शिशु अवस्था है, फल की अवस्था है, उसमें उस समय सिंचाई कैसे करना चाहिए? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, और ये बहुत ही वाटर मैनेजमेंट एक कीमती सब्जेक्ट है। अगर इस पे समय से जल प्रबंधन नहीं किया जाए, तो इसमें आप जो है क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ेगा इसमें, आपके उत्पादन में भी फ़र्क आएगा, और साथ ही साथ आप जो फ्लावरिंग की स्टेज जिस अवस्था में रहते हैं, उस टाइम पे पौधों को मतलब फ्रूटिंग समय में जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर जी। उससे सही टाइम पे इरिगेशन नहीं किया जाए, तो आप फल की क्वालिटी पे ये नहीं कर पाएँगे। तो जो शुरुआती अवस्था था, उस समय पानी की कितनी ज़रूरत रहती है टमाटर में? शुरुआती अवस्था में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, चूँकि शुरुआती अवस्था में बरसात का टाइम रहता है, जी। तो बरसात के टाइम पे उतने ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि बारिश समय-समय पे होती रहती है, तो बारिश से ये टमाटर उस टाइम पे बढ़ते रहते हैं। अच्छा, और फूल की अवस्था में? फूल की अवस्था में चूँकि ठंड का समय स्टार्ट हो जा रहता है, तो जी, इसको समय देख-देख के उसका जो है इरिगेशन टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। जी। इसमें बीमारियाँ क्या-क्या लगती हैं? इसमें बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, जिसमें आपका ब्लाइट्स सबसे मेन है, आपका लीफ माइनर है। काफ़ी जो है समस्या वाले थे। अगर बारिश होती है, बारिश के बाद अगर इस पे आप फंगिसाइड या पेस्टिसाइड्स स्प्रे नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में इसमें ब्लाइट्स की शिकायत बहुत रहती है बरसात में, शुरुआती अवस्था में। निमाटोड्स की शिकायत भी कुछ जगहों पे रहती है, जड़ सलन, जड़ गलन। जी। तो इसमें आपने स्प्रे का शेड्यूल क्या रखा फिर? स्प्रे जो है प्लांट की समस्याओं के हिसाब से हमने स्प्रे शेड्यूल डिसाइड करते हैं इसमें। जी। फंगिसाइड ऐसा है कि लगभग सप्ताह में 1 बार फंगिसाइड का स्प्रे हो ही जाता है इस पे। अच्छा, तो कीट जैसे इल्ली का प्रकोप होता है, उसके लिए आप क्या उपयोग करते हैं? इल्ली के लिए हम लोग इमामेक्टिन बेंजोएट का यूज़ करते हैं, या फिर सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो आती है, ये सब भी उपयोग कर लेते हैं। तो पांडे जी, लेट ब्लाइट के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? कस्टोडिया का यूज़ जनरली हम लोग लेट ब्लाइट के लिए करते हैं, और अर्ली ब्लाइट अगर आता है इसमें, तो हम लोग जंप प्रो का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे फंगिसाइड्स हैं, जो इस जी। चीज़ को प्रिवेंटिव कंट्रोल भी देते हैं, और आपका पोस्ट मैनेजमेंट भी करते हैं। अच्छा, जैसे ये तो अर्ली ब्लाइट के लिए और कोई दवाइयों का उपयोग होता है क्या? हाँ, और बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसको दवाई जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर दवाई का नाम लेना उपयुक्त नहीं होगा। इसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ, हर कंपनियों की दवाइयाँ अलग-अलग जी। आती हैं। सर, आप यहाँ पे खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या उपयोग करते हैं? खरपतवार नियंत्रण के लिए जनरली हम क्या करते हैं, लेबर से ही करके इसकी वीडिंग करा लेते हैं। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है, लेकिन उससे काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वीडीसाइड का यूज़ करना ज़मीन के लिए थोड़ा हार्मफुल होता है इसलिए। अच्छा,
तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसान भाई जानना चाहेंगे कि आपको इसमें लागत कितना आ गया पर एकड़? पर एकड़ मेरे लिए लागत इस पे सब जो साइंटिफिक तरीके से खेती की जाती है, इसमें ड्रिप, मल्चिंग सारी तरीकों से और बाँस-वाँस का उपयोग करके लगभग 80 से 90 हज़ार रुपए प्रति एकड़ के लगभग लागत आ जाती है मुझे। अच्छा, तो पांडे जी आप जो टमाटर खेती का अनुभव इतने साल हो गया और किसान को सबसे ज़्यादा मतलब खेती से उत्पादन कितना होता है ये जानना रहता है, तो आप जैसे वैज्ञानिक तरीके का उपयोग कर रहे हैं, तो खेत में आपका उत्पादन कितना निकल रहा है पर एकड़? पर एकड़ अगर लगभग कैरेट में अगर हम लोग बात की जाए तो लगभग ओवरऑल उत्पादन हमारा 2000 कैरेट के आसपास चला जाता है और अगर 2000 एवरेज कैरेट। 10 से 12 रुपए का अगर रेट भी रहता है, जी, तो लगभग 5 से 6 लाख रुपए एकड़ से अर्निंग हो जाती है। अच्छा, तो इसमें लागत लगभग कितना आ जाता है? लगभग 2 से ढाई लाख रुपए लागत लग जाती है इसमें। क्योंकि आप पूरा तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, आप मल्चिंग का उपयोग कर रहे हैं, ड्रिप का उपयोग कर रहे हैं, बांस बल्ली का उपयोग कर रहे हैं, जी हाँ। अच्छी क्वालिटी का उपयोग कर रहे हैं, इसका इतना खर्चा आ जाता है। लेकिन जी आप हाँ। उस तरीके से आप प्रोडक्शन भी ले रहे हैं, जी। उत्पादन भी पा रहे हैं। तो लगभग आपका प्रॉफिट 2 ढाई लाख के आसपास पर एकड़ हो जाता है। हाँ, 2 ढाई लाख से ज़्यादा ही लगभग चला जाएगा। अच्छा, तो मार्केटिंग कैसे करते हैं इसका आप? इसकी मार्केटिंग के लिए ब्रोकर्स हावी रहते हैं यहाँ पे, अगर लोकल मंडी पे भी अप्रोच किया जा सकता है, आस-पास की नियरेस्ट मंडियों पे और अगर चाहें तो ब्रोकर के माध्यम से भी आप डायरेक्ट गाड़ियाँ फार्म पे आके और लोड करके भी ले जा लेती हैं, अदर स्टेट की गाड़ियाँ। इसमें कोई दिक्कत आता है क्या? जी नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नए किसानों को कोई दिक्कत आएगा क्या मार्केटिंग में? नए किसानों को उतनी दिक्कत नहीं आती, उन्हें लोकल मार्केट से अप्रोच करना पड़ेगा, जी, उसके बाद जो है ये वो अपना माल बेच सकते हैं। आपका माल बाहर कहाँ-कहाँ जाता है? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। और लोकल कहाँ-कहाँ भेजते हैं आप? लोकल पे नहीं, मेरा टोटल माल बाहर स्टेट पे ही सप्लाई होता है। जी, जी, जी। तो युवा किसानों को आप कुछ प्रेरणा देना चाहें कि युवा किसानों को टमाटर की खेती की फील्ड में आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए चूँकि परंपरागत खेती सोयाबीन, धान, चने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल उद्यानिकी की खेती है। अगर टमाटर से उत्पादन करके जो है एक युवा है अच्छी खासी कमाई कर सकता है। जी। तो पांडे जी आपने यहाँ पे सेड नेट का भी यूज़ किया है जी, और आपने यहाँ बिना सेड नेट का उपयोग किया है। जी, दोनों नॉन नॉन ग्राफ्टेड टमाटर है। जी हाँ। तो पांडे जी इसका कारण क्या है? आपने दोनों अलग-अलग आधे-आधा में क्यों ऐसा किया? चूँकि इस पे लगाया हुआ और ओपन फील्ड का मैं दोनों पे अंतर देखना चाहता था। ये जी, कुछ समय पहले ही मैंने नेट हाउस लगाया है। मैं जी। दोनों पे अंतर देखना चाहता था कि इसमें कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये आपने कितने एकड़ में लगाया सेड नेट? आधे एकड़ के एरिया में मेरा ये सेट नेट हाउस लगा हुआ है। लगभग कितना खर्चा आ गया होगा इसमें? इस पे जो है गवर्नमेंट सब्सिडी से मिला हुआ है। जी। इस पे एवरेज गवर्नमेंट सब्सिडी पे अगर बात की जाए तो लगभग इस पे 14 लाख का खर्चा आता है करके गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। अच्छा, तो टोटल आपको 14 लाख लगा कि इसमें नहीं, फिर नहीं इसमें 100% सब्सिडी थी, मुझे इस पे कोई भी कॉस्ट नहीं लगा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आपने जब डिफरेंस देखा तो आपको कुछ फ़र्क नज़र आया क्या? जी हाँ, इस पे काफ़ी फ़र्क है। जी, जो नेट हाउस का टमाटर था, जी, क्योंकि ये जो है टमाटर इसकी क्वालिटी अलग रहती है जी, और जो ओपन फील्ड का टमाटर है, इसकी क्वालिटी अलग है क्योंकि नेट हाउस के टमाटर में ज़्यादा रोग व्याधियाँ बहुत कम मात्रा में आती है। क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करने की क्षमता नेट हाउस के कारण जो है 50% वाला नेट लगा हुआ है इसमें, जी, जिसके कारण इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है स्थिर रहता है। जी, इसमें जो है मतलब बहुत जल्दी ड्राइनेस नहीं आती जी, और साथ में इसमें जो है बीमारियाँ और जो है जो भी कीटक है, वो बहुत कम रहते हैं नेट हाउस पे ओपन फील्ड की अपेक्षा। जी। तो ये तो अगर करना होगा तो छोटे किसान के लिए तो दिक्कत जाएगा कि अनुदान में आसानी से मिल नहीं, जाता है। अनुदान में आसानी से छोटे किसानों को भी उपलब्ध कराया हो इसके जाता लिए है। किसानों को कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? उद्यानिकी विभाग में अपने नियरेस्ट उद्यानिकी ऑफिसर से संपर्क करके जो है, वो इसको लगवा सकते हैं। जी। तो पांडे जी आप लास्ट में ये क्वेश्चन रहेगा कि आप ऐसा किसानों भाइयों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि उनको प्रॉफिट अच्छा हो जाए, उत्पादन अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा दे सकें? मैं किसानों से यही कहना चाहूँगा कि परंपरागत खेती करने की अपेक्षा वैज्ञानिक तरीके से खेती करने में उन्हें ज़्यादा लाभ होगा। जैसे ड्रिप हो गया, मल्चिंग हो गया, स्टैकिंग का प्रयोग हो गया, प्रॉपर बंधाई करके अगर खेती करते हैं, तो उससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा क्योंकि इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अगर ये बंधाई करके प्रॉपर ड्रिप मल्चिंग से खेती करें तो काफ़ी लंबे समय तक फसल चलती है। 8 से 9 महीने तक बिल्कुल प्रॉपर फसल चल सकती है। उसमें रेट का उतार-चढ़ाव भी रहता है, कभी अच्छे दाम भी किसानों को मिलने के आसार रहते हैं। तो इस स्थिति में किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के ज़्यादा फ़ायदे मिल जाते हैं। तो मैं किसानों से यही कहूँगा कि वैज्ञानिक ढंग से खेती करें, अच्छी वैरायटी का चुनाव करें, समय पे ट्रांसप्लांटिंग करें और जो है ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग करें। आपने इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, ज़रूर किसान भाइयों को इससे लाभ होगा और किसान भाई इसका लाभ ज़रूर लेंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पांडे जी। ठीक, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और खेती संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे।